भाई मुझे एक मिडी कीबोर्ड लेना है तो मेरे दोस्त चिंटू ने बोला कि मैं एक 25 की वाला मिडी ले लूं। कोई मॉडल सजेस्ट करना। भाई देख, मॉडल तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि तू 49 की वाला मिडी ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है साल भर के बाद तेरा मन करे दो हाथ से मिडी बजाने का, और फिर तू फील करेगा काश मैं थोड़े से पैसे और डाल के एक बड़ा मिडी ले लेता। बाकी तेरी मर्जी है। लेकिन मैं तो 25 की पे भी दो हाथ से बजा लेता हूँ। हैं? वो कैसे? सिंपल है भाई, बीट बनाते वक्त। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग 5 ऐसी मिथ्स की बात करेंगे, 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस की बात करेंगे जो काफी सारे लोगों ने सुने होंगे, काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, या हो सकता है कि आप लोग उनको आगे एनकाउंटर करें। तो मिथ नंबर 1 ये है कि आपको म्यूजिक थ्योरी की जरूरत नहीं है म्यूजिक बनाने के लिए, और आप लोग सैंपल्स और लूप से म्यूजिक बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज कंप्लीटली गलत नहीं है। डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ सैंपल्स आपके पास आज हैं, जितने टाइप के आपके पास लूप्स आने लगे हैं, जितनी वेराइटी ऑफ साउंड्स आने लगी है, डेफिनेटली आप लोग बिना म्यूजिक थ्योरी के अपने कानों के हिसाब से लूप्स को सिलेक्ट करके कट चॉप करके गाना तो बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको यूनिक नहीं बना सकते। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि एक कंपोजर आपको एक गाना देता है और किसी और एक प्रोड्यूसर को गाना देता है जिसने म्यूजिक थ्योरी में मास्टरी कर रखी है, या फिर मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि वो जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने 10 से 12 साल दिए किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने में। तो अल्टीमेटली आपकी और उनकी अप्रोच बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी अप्रोच की बात करूँ तो आप जब सैंपल सॉर्ट आउट करेंगे, जब आप लोग लूप्स को ढूंढेंगे अपने गाने के हिसाब से, तो चांसेस आर कि आप लोगों को 0 लूप्स मिले या फिर बहुत ही कम लूप्स मिले जिनका कॉर्ड प्रोग्रेशन मैच कर रहा है आपकी कॉम्पोजिशन से, जिसकी वजह से आप उसको मेलोडाइन करेंगे, उसको एडिट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी गिरेगी, ताकि आपके सैंपल के जो कॉर्ड्स हैं वो ब्लेंड हो पाए गाने के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट करें गाने को। वेयर एज जो दूसरा प्रोड्यूसर है उसके माइंड में इमीडिएटली एक प्रोग्रेशन आया, उसने फटाफट बजा दिया, माइंड में एक मेलोडी आई, उसने फटाफट प्ले कर दिया, काउंटर मेलोडी आई, प्ले कर दिया। एंड इसके अलावा लेयरिंग में म्यूजिक थ्योरी बहुत हेल्प करती है। जब आपको हार्मनीज का अच्छा नॉलेज होता है तो आप अपनी मेलोडीज को लेयर कर सकते हैं, आप अपनी कॉर्ड प्रोग्रेशंस को लेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट कर रहे हैं, आपको एक फुल फ्लेजेड ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट करनी है, तो वहां पे खूब सारे चेलोस, खूब सारी वुडविंड्स हो गए, खूब सारे वायलिन्स हो गए, ये सारी चीजें प्ले होती है, और वहां पे आपको हार्मनीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली सारे लोग जो हैं या सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सारे लोग सेम ही चीज प्ले नहीं करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को बहुत ज्यादा क्लटर करने लगेगा। सो कहीं ना कहीं आई वुड से कि म्यूजिक थ्योरी सीखने से आपका नॉट जस्ट टाइम सेव होता है, बल्कि आप लोग प्रिसाइजली वो अचीव कर पाते हैं जो आपके माइंड में चल रहा है। क्योंकि चाहे मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करूं या मिक्सिंग मास्टरिंग की बात करूं, इवेंचुअली एक जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है वो सबसे पहले जो फाइनल आउटपुट है उसको यहाँ पे इमेजिन करता है, और फिर वो उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में उतारता है। सो मिथ नंबर 2 ये है कि आपको बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए, आपको बहुत सारा फैंसी गियर चाहिए, जैसे कि सिंथेसाइजर्स हो गए बड़े बड़े स्टूडियोज में, या फिर हम लोग लॉन्च पैड्स की बात करें, बीट मशीन्स की बात करें, आपको इन सब चीजों की जरूरत है एक अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आप लोगों को बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे जितने भी प्रोड्यूसर दोस्त हैं जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो वेस्टर्न इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपनी बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, उनमें से ज्यादातर लोगों ने मेरे से एक ही चीज बोली कि उनका जो 80 to 90% काम होता है वो उनके सॉफ्टवेयर में होता है, उनके लैपटॉप में होता है, यूजिंग प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स, सैंपल पैक्स एटसेट्रा। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली एनालॉग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एनालॉग सिंथ्स का यूज करते हैं, एक प्रॉपर सिंथेसाइजर से स्क्रैच से साउंड बनाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मेरा SSL फ्यूजन हार्डवेयर, जिसको अभी मैंने हाल ही में ही लिया था, कुछ ही टाइम पहले लिया था, और इस पे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं चैनल पे। सो अगर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं, इसको मैं बहुत रेयरली यूज करता हूं, इसको मैं हार्डली 10 में से 2 गानों में यूज करता हूं, और वो भी ज्यादातर बस प्रोसेसिंग के लिए या फिर मास्टरिंग स्टेज के लिए। मैं इसको इंडिविजुअली वोकल्स पे, इंडिविजुअली गिटार्स पे, इंडिविजुअली कीबोर्ड्स पे नहीं यूज करता, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेता है। एंड सेकंड थिंग ये है कि इससे जो भी मैं करूंगा उसको मैं अंडू नहीं कर सकता। तो आप में से जितने लोग नहीं जानते हैं, हार्डवेयर का सबसे बड़ा कॉन यही है कि आप उसको एक बारी में एक ही ट्रैक पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, उसकी सेटिंग्स को लॉक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको अपनी ऑडियो को प्रिंट करना पड़ेगा। सो उस प्रिंटिंग प्रोसेस के कारण क्या होता है, आप अंडू नहीं कर सकते चेंजेस, और आप अपनी पुरानी सेटिंग्स पे नहीं जा सकते। इसीलिए काफी सारे इंजीनियर्स क्या करते थे, जब एनालॉग के टाइम पे हार्डवेयर यूज करते थे तो फिर वो अपनी सेटिंग्स की एक फोटो क्लिक करके रख लेते थे, या फिर उसको पेपर पे नोट करके रख लेते थे कि नेक्स्ट टाइम वही सिंगर जब रिकॉर्डिंग के लिए आएगा या उसका गाना मिक्स होगा तो वो सिमिलर सी सेटिंग्स अप्लाई कर पाए, सिमिलर सा जो टेक्सचर है उसको ऑब्टेन कर पाए। मोर ओवर, इसका एक और रीजन ये है कि जो भी चीज मैं हार्डवेयर पे करता हूँ, जो भी साउंड मैं हार्डवेयर से ऑब्टेन कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने ये चीज नोटिस की है कि मैं सिमिलर साउंड
साउंड अपने सॉफ्टवेयर से भी बना लेता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं अपने हार्डवेयर को बहुत कम यूज करता हूँ। इन द सेम वे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनके जो सिंथेसाइजर्स होते हैं, उसमें भी आप लोग यही सेम चीजें फेस करोगे, यही सेम सिनेरियो आ जाता है उसके भी केस में। सो मिथ नंबर 3 ये है कि हमें EQ नहीं करने चाहिए जो भी हम मास्टर्ड सैंपल्स को डाउनलोड करते हैं, या फिर जो भी सैंपल पैक्स हम लोग डाउनलोड करते हैं जो कि सपोजिटली मास्टर्ड होते हैं, उनको हमें EQ नहीं करना चाहिए, उन पे हमें प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए मिक्सिंग के वक्त। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, और इसका सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल आप लोगों को प्रोसेसिंग करनी चाहिए उन पे, बिकॉज अल्टीमेटली वो मास्टर इसीलिए हुए कि वो सोलो में अच्छे साउंड करे। से फॉर एग्जाम्पल एक किक का सैंपल काफी पंची सुनाई दे, काफी बढ़िया सुनाई दे, इसीलिए उसको मास्टर किया जाता है। लेकिन जब आप उसको अपने ट्रैक के साथ प्ले करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि काफी सारी ऐसी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें और कोई इंस्ट्रूमेंट लाए करता है और आपको उनकी जरूरत नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको उनको कट करना पड़ता है और मिक्स करना पड़ता है अपने ट्रैक के साथ। इन द सेम वे अगर आप लोग कोई गिटार का सैंपल लेते हैं, कोई मेलोडी का सैंपल लेते हैं, सोलो में वो डेफिनेटली अलग सुनाई देगा, लेकिन अगर हम गाने की बात करें तो गाने में उसकी साउंड चेंज हो जाती है, बिकॉज सोलो में उस सैंपल को ज्यादा फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं ताकि वो ज्यादा स्पेक्ट्रम कवर करे, ताकि वो ज्यादा ह्यूज साउंड करे। क्योंकि अगर मैं हाई हार्ट्स का एग्जांपल लूं तो एक्चुअल में एक हाई हार्ट का सैंपल कुछ इस तरह का साउंड करता है, वेयरएज अगर आप इसी सैंपल को अपने गाने में यूज करें और सोलो करके सुने तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है क्योंकि हाई हार्ट की जो चिक चिक वाली साउंड है हमें इवेंचुअली पूरे गाने में वही सुनाई देती है, वेयरएज जो भी लोग सैंपल पैक्स बेचते हैं, जो भी लोग हाई हार्ट्स के सैंपल्स देते हैं आगे, वो यही चाहते हैं कि कोई भी आपके हाई हार्ट को सोलो करके सुने तो उसको अच्छा लगे। दैट इज वाई वो उसमें मिड्स भी डाल देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी लो मिड फ्रीक्वेंसीज भी डाल देते हैं, थोड़ा वेट भी डाल देते हैं, ताकि आप जब भी उनकी हाई हार्ट को सोलो में सुनो आपको वो वीक ना लगे। तभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि काफी बड़े बड़े मिक्सिंग इंजीनियर्स होते हैं जो बोलते हैं कि कभी भी सोलो में मिक्स मत करो, हमेशा जो आपकी मिक्सिंग है वो रिलेटिव होनी चाहिए, वो साथ में सुन के होनी चाहिए। चाहे आपकी जो ऑडियो है, चाहे आपकी जो साउंड है, वो सोलो करते ही कितनी भी बुरी साउंड करे, इवेंचुअली आपका जो सैंपल है वो ट्रैक में अच्छा लगना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मिथ नंबर 4 ये है कि आपको खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा कैपिटल चाहिए इनिशियली म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, सिर्फ एक पेयर ऑफ हेडफोन्स चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। मिडी की भी अगर मैं बात करूं तो इनकेस अगर आप लोग पियानो बजाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक कैसियो, एक कीबोर्ड होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने DAW के साथ, बिकॉज काफी सारे कैसियोस जो हैं वो कंपैटिबल होते हैं DAW के साथ। एंड जितने लोगों के पास मिडी नहीं है, इनिशियली आपको जरूरत भी नहीं है मिडी लेने की अगर आप पियानो नहीं बजाते। सबसे पहले ट्राई टू यूज योर सॉफ्टवेयर, अपने कीबोर्ड, अपने माउस से म्यूजिक बनाना सीखो, बिकॉज अपनी लाइफ में पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले 2 साल मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे मेलोडीज बनाई है, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज करके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाई है और अपने माउस की मदद से उनको एडिट किया है पियानो रोल में। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आज भी ट्रैवल करते वक्त अगर मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है, मेरे माइंड में कोई धुन आती है, उसको मैं फटाफट से अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की मदद से रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ एक सेपरेट प्रोजेक्ट में। सो दैट इज द रीजन अपने आप को बिल्कुल भी लिमिट मत करो, जब पैसा आना शुरू हुए उसके बाद इन्वेस्ट करो इन सब चीजों में, बिकॉज जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्यादातर जो बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े स्टूडियो सेटअप्स हैं, वो आज भी 80 to 90% जो उनका काम है वो अपने सॉफ्टवेयर में, अपने DAW में ही करते हैं। और पैसे से याद आया, पैसा कमाने के लिए आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप लोग बेसिक सैंपल लूप्स लेके अपनी सिंपल सी बीट्स बना सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं बीट स्टार्स पे, या फिर अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं अपनी बीट्स को सेल करने के लिए। और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपडेट करते रहिए, छोटे छोटे स्निपेट्स डालते रहिए, ताकि इनकेस अगर किसी को आपकी बीट पसंद आती है तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज करे, डायरेक्टली DM कर पाए और आप उसके साथ आगे डिस्कशन कर ले। और इसी के साथ हमारी जो फाइनल मिथ है वो सिंपली ये है कि आपको इंस्पिरेशन चाहिए होता है म्यूजिक बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोकी आई कैन से कि हाँ दिस इज ट्रू कि हमें इंस्पिरेशन चाहिए होता है और बिना इंस्पिरेशन के वो चीज कहीं ना कहीं निकल नहीं पाती। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप लोग 1 महीना, 1 साल, 2 साल ले लेते हो, लेकिन जब आप एक क्लाइंट को कमिटमेंट देते हो कि आप उसके 2 गाने करोगे, 4 गाने करोगे, या फिर अलग अलग क्लाइंट्स को कमिटमेंट देते हो, तो क्या आप वेट करते हो इंस्पिरेशन का? नहीं। इंस्पिरेशन आती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं आती फिर भी आप लोग बैठते हो, काम करते हो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हो, चाहे थोड़ा सा बेमन क्यों ना स्टार्ट करो, बट इवेंचुअली इफ यू लव योर आर्ट, अगर आपको एक्चुअल में मजा आता है, आप लोग अपनी मर्जी से हैं इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट डेवलप होने ही लग जाता है। तो इसीलिए जितने भी लोग बोलते हैं कि वेट फॉर द इंस्पिरेशन आएगी तो म्यूजिक बनाएंगे, या कहीं ना कहीं अंदर की आवाज ही बोलती है कि अभी इंस्पिरेशन नहीं आ रही, उसको थोड़ी देर साइड करो, जबरदस्ती सिट फॉर सम टाइम, बिकॉज काफी सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज यही कहती हैं कि आपका जो
भी चीज करने का मन नहीं है, सबसे पहले बस 5 मिनट अपने आप को फोर्स करो वो चीज करने को और आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका मन कर जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे बुक्स बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुक्स पढ़ते हुए मेरे को नींद आने लगती है। सो दैट इज वाई मेरा मन नहीं करता उस बुक पे वापस जाने का, मेरा मन नहीं करता उस बुक को कंटिन्यू करने का, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप से एक छोटी सी कमिटमेंट करता हूँ कि मेरे को सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने हैं जाके इस बुक के सोने से पहले। एंड यू वोंट बिलीव द फैक्ट कि ज्यादातर टाइम क्या होता है, मैं 10 से 15 पेजेस या इवन 20 पेजेस पढ़ डालता हूँ। तो वो चीज कैसे होती है, बिकॉज जब हम एक चीज को करना शुरू कर देते हैं जबरदस्ती चाहे, धीरे धीरे हमारा मन अपने आप उसमें लगने लगता है और धीरे धीरे वो हम बोलते हैं ना कि एक फ्लो बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आप उस जोन में चले जाते हो एंड यू कीप डूइंग इट जब तक आपका मन करता है या जब तक आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती, कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, जब भी मैं म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं इवन बुक क्यों ना पढ़ रहा हूँ, मैं अपने फोन को ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे रखता हूँ। सो या ये थी कुछ 5 मिथ्स जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं जिनको लेके। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों ने भी ऐसी कोई भी मिथ सुनी है, ताकि हम लोग वो अवेयरनेस फैला पाए। और जो भी हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, ऑडियो इंजीनियर दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन से भी और नई नई चीजें सीख पाए। भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा जी, मुझे तो लगा तेरे को पहले से ही सब पता होगा। पता तो सब है मेरे को, मैं तो बस राइट आर्मी की तरफ से बोल रहा था। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। लेकिन एक सवाल है मेरा, हाँ हाँ पूछ। ये बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इतने सारे मिडी क्यों लेते हैं?